निसान R32 एक ऐसी कार थी जिसने अपने रेसिंग करियर में लगातार 29 रेसेस जीतने के बाद एक भी बार हार का स्वाद नहीं चखा था। अपने बेस्टी परफॉर्मेंस से उसके पीछे के फॉर्मिडेबल टेक्नोलॉजी की वजह से R32 को हराना इम्पॉसिबल था। ये कार जो जापान टूरिंग कार चैंपियनशिप में 29 टाइम तक लगातार रेस जीती थी, उसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है। इसी वजह से रेसिंग वर्ल्ड में इस कार को एक स्पेशल नाम दिया गया था, द गॉडजिला। लेकिन गॉडजिला एंड GTR बैच अब दोनों ही खतरे में थे। मार्केट में अब दूसरे लीडर्स आ चुके थे। होंडा एक्यूरा NSX, सुबारू की इम्प्रेजा एंड टोयोटा सुप्रा ने स्पोर्ट्स कार के बार को काफी हाई सेट कर दिया था। Now R32 and R33 was thing of past and racing world में निसान पीछे छूट रहा था। After long decade of consistent winning, now Nissan was finally challenged by their competitors and Nissan wanted his throne back। अब टाइम आ गया था नेक्स्ट जनरेशन गॉडजिला को जन्म देने का और इस प्रोजेक्ट के लिए दो लोगों को अपॉइंट किया जाता है। पहले थे काजुतोशी मिजुनो जो प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर होने वाले थे एंड दूसरे पर्सन थे वातानाबे कोजो जो प्रोजेक्ट के चीफ डिजाइनर होने वाले थे, जो प्रीवियसली R32 एंड R33 पे भी काम कर चुके थे। अब टाइम आ गया था गॉडजिला की स्पिरिट को जगाकर GTR के बैच को एक बार फिर रिवाइव करने का। अब ऑफिशियली R34 के डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है। ओरिजिनली R34 को मिड इंजन स्पोर्ट्स कार बनाया जाने वाला था एंड उसके लिए निसान ने पास्ट में 1985 में दो कॉन्सेप्ट कार भी रिलीज की थी, MID4 एंड MID4-2 जो V6 इंजन पावर्ड मिड इंजन स्पोर्ट्स कार थी। बट मिस्टर काजुतोशी एंड वातानाबे R34 में उनके प्रेडेसेसर के डिजाइन डीएनए को मेंटेन रखना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी कंसर्न थी वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए मिस्टर वातानाबे ओरिजिनली R34 में V6 इंजन को यूज करना चाहते थे क्योंकि RB26 इंजन आयरन ब्लॉक से बना हुआ था जो हैवी था एंड ऑलरेडी पास्ट में R32 एंड R33 में भी यूज किया जा चुका था। और मिस्टर वातानाबे का प्लान तो RB26 को रिटायर करने का बहुत पहले से ही था। RB26 इंजन के कंपैरिजन में V6 इंजन लाइट वेट था एंड फ्यूल एफिशिएंट भी था और कार की वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कमाल का ऑप्शन था। और निसान के स्काईलाइन लाइनअप का मोटिव यही था कि हर बार नई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को इंट्रोड्यूस किया जा सके। इसके लिए मिस्टर वातानाबे का पहले से ही प्लान था कि R34 में V6 इंजन का यूज किया जाए जो काफी कम स्पेस लेता है, जिसको कार के फ्रंट एक्सल के पीछे लगाया जाने वाला था, जिससे फ्रंट मिड इंजन लेआउट बनता है जिससे कार का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस हो सकता था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। इट वाज 1991 जहां पे लोन बबल अभी बर्स्ट ही हुआ था, जिसकी वजह से निसान के साथ पूरी जापान कंट्री डिप्रेशन में चल रही थी, जिसको इकोनॉमिस्ट लॉस्ट डेकेड भी कहते हैं। सो अगर निसान कंपनी R34 में V6 इंजन को यूज करना चाहती है तो उसके लिए उसको नया डेवलपमेंट प्लान सेटअप करना पड़ेगा जो काफी कॉस्टली होता। एंड कंपनी फाइनेंशियली इतनी अच्छी हालत में नहीं थी कि वो नया प्लान सेटअप करना अफोर्ड कर सके। सो आफ्टर लॉन्ग हीटेड कन्वर्सेशन विद चीफ इंजीनियर काजुतोशी एंड डिजाइनर वातानाबे, उन दोनों को फोर्सफुली और ट्रस्टवर्दी RB26 इंजन यूज करने को कह दिया जाता है। कंपनी के इस डिसीजन की वजह से दोनों ही खुश नहीं थे, बट दे हैड नो अदर चॉइस रादर देन यूजिंग हैवी एंड ओल्ड RB26 इंजन। अब इंजन चॉइस के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, बट वन थिंग दे कैन इंप्रूव इज बॉडी ऑफ R34। आज R34 अपनी ओरिजिनल प्राइस से काफी हाई प्राइस में रीसेल होती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो लास्ट GTR स्काईलाइन थी विद इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन, बट इसलिए क्योंकि R34 एक वेल स्कल्पचर फाइन आर्ट की तरह थी। डिजाइनिंग के टाइम मिस्टर वातानाबे की फिलोसफी थी एक ऐसी कार को बनाना जिसकी डिजाइन टाइमलेस हो। यूजुअली मार्केट में नई कार को रिलीज कर दिया जाता है जिसमें डिजाइनिंग के नाम पर अनबैलेंस्ड यूजलेस डेकोर स्पेस को डाल दिया जाता है एंड कुछ ही सालों में इस कार की डिजाइन आउटडेटेड लगने लग जाती है एंड ओवर द इयर्स इस कार की सेल डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। और मिस्टर वातानाबे नहीं चाहते थे कि उनकी R34 के साथ भी ये हो। अकॉर्डिंग टू मिस्टर वातानाबे, कार की डिजाइन वेल बैलेंस होनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी एंड परफॉर्मेंस से बैक्ड हो, बट R34 को डिजाइन करने से पहले उसके इंजन को रिफाइन करना जरूरी था। सो मिस्टर काजुतोशी एंड उनके इंजीनियर्स की टीम इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। इंजीनियरिंग टीम के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। इंजन को लाइटेस्ट एमिशन सेफ्टी रेगुलेशन से मीट करना था विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड उसके साथ इंजन की पावर डिलीवरी, टर्बो लैग एंड अंडर हाई प्रेशर रिलायबिलिटी के ऊपर काम करना भी बाकी था। प्रीवियस स्काईलाइन GTR लाइनअप में टर्बो लैग का इशू सबसे कॉमन था, जिसमें टर्बो किकिंग होने से पहले 1 से 3 सेकंड तक का टाइम लग जाता था। सो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए स्टॉक टर्बो सेटअप को रिमूव कर दिया जाता है एंड उसकी जगह सिरामिक इंटरकूल्ड टर्बोचार्जर सेटअप लगा दिया जाता है जिससे टर्बो लैग को एफिशिएंटली एलिमिनेट किया जा सके। इस टर्बो सेटअप की सबसे अच्छी बात यह थी कि इस टर्बो सेटअप में एयर टू एयर इंटरकूलर भी लगाया हुआ था, जिससे कंप्रेस्ड एयर टर्बो से इंजन में पास होने से पहले कूल डाउन हो जाती थी, जिससे इंजन की पावर के आउटपुट को एफिशिएंटली इंक्रीज किया जा सकता था। बट इस सेटअप का यूज करने से इंजीनियर्स को दूसरी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इस पावरफुल टर्बो सेटअप की वजह से हाई RPM पर ऑयल पंप फेलियर का इशू सामने आ रहा था। सो इंजीनियर्स जब इंजन को टीयर अपार्ट करके देखते हैं तो पता चलता है कि जिस सरफेस पर क्रैंक शाफ्ट ऑयल पंप से मिलता है उसकी मशीनिंग बहुत ही छोटी थी। सो आफ्टर एड्रेसिंग दिस इशू, इंजीनियर्स यह प्रॉब्लम वाइडर ऑयल पंप ड्राइव लगाकर सॉल्व कर देते हैं। नाउ इंजन वाज रनिंग स्मूथ एंड लो RPM पर भी टर्बो बूस्ट मिल रहा था। इंजन के परफॉर्मेंस को और बढ़ाने के लिए सिलेंडर हेड को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है एंड उसके साथ ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट सेटअप का भी यूज किया जाता है एंड उसके साथ इंजन के मेटल कैम गियर कवर को भी हटा दिया जाता है और उसके जगह प्लास्टिक वन से उसको चेंज कर दिया जाता है एंड इनलेट प्लेनम के पेंट को भी हटा दिया जाता है जिससे थोड़ा बहुत वेट से हो सके। और ये सारे सेटअप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंजन को एक नया कैंडी रेड कॉइल पैक कवर दिया जाता है एंड इंजन को अब टेस्ट करने पर इंजीनियर के सामने पिस्टन ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम सामने आ जाती है, जिसको फिक्स करने के लिए पिस्टन क्राउन के अंदर ऑयल कूलिंग चैनल को लगा दिया जाता है टू कीप पिस्टन कूल
एंड बहुत सारे टेस्ट करने के बाद और ECU को ट्यून करने के बाद गॉडजिला's हार्ट वाज रेडी। अब बारी थी गॉडजिला के बॉडी को बनाने की, जिसके लिए मिस्टर वातानाबे रिस्पॉन्सिबल थे। मिस्टर वातानाबे प्रीवियस एंट्री R33 से मिले हुए क्रिटिसिज्म से अवेयर थे एंड वो सेम मिस्टेक दूसरी बार रिपीट नहीं करना चाहते थे। स्काईलाइन लाइनअप में R33 GTR लोगों की लीस्ट फेवरेट कार थी। रीजन था सॉफ्ट सस्पेंशन। R33 के डेवलपमेंट के टाइम पर इंजीनियर्स ने कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए सस्पेंशन को सॉफ्ट कर दिया था, जिससे अंडरस्टेयरिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ रही थी और मिस्टर वातानाबे अपनी मिस्टेक को दोहराना नहीं चाहते थे। अब वो एक परफेक्ट वेल बैलेंस बॉडी बनाना चाहते थे, जिसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कमाल का हो और उसके साथ हैंडलिंग भी बेटर हो और जिसकी डिजाइन मॉडर्न के साथ एरोडायनेमिक भी हो। सो मिस्टर वातानाबे एंड उसकी डिजाइनिंग टीम R34 के कॉन्सेप्ट को डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। कार का रफ स्केच तैयार हो जाने पर उसको निसान मल्टी रोड सिमुलेटर में इंपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे स्ट्रक्चरल इन्फोर्समेंट के ऑप्टिमम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। बहुत सारे सिमुलेशन को रन करने के बाद मिलने वाले डेटा से यूज करके एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, जिसके बॉडी के हर पैनल पे एक सेंसर्स लगाए जाते हैं। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। जब कार को टेस्ट करने के लिए ट्रैक पे उतारा जाता है तो सेंसर कोई फीडबैक ही नहीं दे रहे थे। सो फिर से सारे सेंसर को कैलिब्रेट किया जाता है और सारे सेंसर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दिया जाता है। एंड नाउ जब दूसरी बार कार को टेस्ट किया जाता है तो सारे सेंसर फीडबैक दे रहे थे और सेंसर से मिलने वाले सारे वाइब्रेशन ट्रांसमिशन स्पीड को एक्यूरेट मेजर करके अब उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पता था कि बॉडी के किस पार्ट को स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। सेंसर से मिलने वाले डेटा का यूज करके इंजीनियर्स मेजॉरिटी ऑफ अननेसेसरी पार्ट को रिमूव कर देते विदाउट सैक्रिफाइसिंग ओवरऑल रिजिडिटी ऑफ बॉडी शेल। एंड इस प्रोसेस की वजह से कार का ओवरऑल वेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। बट इट वाज नॉट इनफ। R34 के लाइट वेट बनाने के लिए कार में से जो भी कंपोनेंट को चेंज किया जा सकता था वो सारे कंपोनेंट को टीम चेंज कर रही थी। फॉर एग्जांपल कार के मेटल बोनेट को नॉर्मल मेटल से 6000 सीरीज एल्यूमिनियम से बदल दिया जाता है। लाइट वेट एलॉयज का भी यूज किया जाता है एंड इवन बैटरी के साइज को भी डिक्रीज कर दिया जाता है। नाउ कार वाज लाइट वेट एंड इक्विप्ड विद मोस्ट रिफाइंड RB26 इंजन। बट परफॉर्मेंस सिर्फ पावरफुल इंजन से अचीव नहीं किया जा सकता, उसके लिए पावरफुल ट्रांसमिशन की भी जरूरत थी जो इतने सारे पावर को इंजन से व्हील तक ट्रांसफर कर सके। सो निसान जर्मन मैन्युफैक्चरर गेटरैक R34 के लिए ब्रांड न्यू 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन डेवलप करने के लिए कहते हैं। गेटरैक निसान R34 के लिए पावरफुल ट्रांसमिशन तैयार करते हैं 233 जो अप टू 1000 हॉर्स पावर तक को भी हैंडल कर सकता था। ट्रांसमिशन में एक्स्ट्रा 6 गियर होने के बावजूद भी वो प्रीवियस जनरेशन R33 के 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से 3 किलोग्राम लाइट था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम विद गियर बॉक्स। R34 में यूज किए जाने वाले ट्रांसमिशन में गियर शिफ्टिंग लेआउट इस तरह का था कि ड्राइवर एक्सीडेंटली डाउन शिफ्ट करते और 4th गियर से 3rd गियर में जाने की बजाय 1st गियर में जा सकता था, जिससे ट्रांसमिशन डैमेज हो सकता था। सो निसान इंजीनियर्स केम अप विद ब्रिलियंट आइडिया। इंजीनियर्स गियर शिफ्टर के नीचे एक लॉकआउट पिन को फिट कर देते हैं, जिससे जब भी कार को फर्स्ट या रिवर्स गियर में शिफ्ट करना हो तो उससे पहले इस सेफ्टी पिन को पुल करना पड़ता था और इसकी वजह से ड्राइवर कार को 4th गियर से एक्सीडेंटली 1st गियर में डालने से बच सकता था। ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाने के बाद अब टाइम था कार की हैंडलिंग पर ध्यान देने का। निसान इंजीनियर्स R34 को परफेक्ट बैलेंस हैंडलिंग देने के लिए एटेसा ETS प्रो सिस्टम को इन्वेंट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल टॉर्क स्प्लिट 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसमें पहले इंजन का सारा पावर रियल व्हील में ट्रांसफर किया जाता है एंड रोड कंडीशन चेंज होने पर पावर को फ्रंट व्हील में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कार की कैपेबिलिटीज को एक्सीड किए बिना कार से मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके। एंड उसके साथ R34 में 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम भी डाला गया था, जिसमें लो स्पीड पर रियर व्हील फ्रंट व्हील के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है, जिससे कार को लो स्पीड पर टर्निंग रेडियस मिल सके एंड हाई स्पीड पर रियर टायर्स फ्रंट टायर के सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, जिससे कार हाई स्पीड में सेफली लेन चेंज कर सके, रोल आउट से बच सके। इंजीनियरिंग टीम ने पास्ट में R33 से मिलने वाले क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए R34 के सस्पेंशन पर भी मेजर चेंज करते हैं। इंजीनियर्स लोअर फ्रंट सस्पेंशन आर्म को कास्ट एल्यूमिनियम से बनाते हैं, जिससे ओवरऑल सिस्टम का 2.5 किलोग्राम वेट कम हो जाता है। इसी के साथ इंजीनियर्स सस्पेंशन की जियोमेट्री पे भी ध्यान देते हैं। उसके साथ सस्पेंशन की चेसिस से अटैचमेंट पॉइंट की रिजिडिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे अब ड्राइवर को ग्रेटर फीडबैक मिल रहा था। दिस कार वाज गोइंग टू बी अ गॉडजिला। तो इंजीनियर इस कार के किसी भी पार्ट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस वेट रिडक्शन एंड फाइन ट्यूनिंग, कार वाज एबल टू अचीव टॉप स्पीड ऑफ 257 km/h। एंड इतनी फास्ट कार को स्टॉप करने के लिए ओल्ड स्कूल ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करने वाला था। सो इंजीनियर्स नीडेड न्यू ब्रेकिंग सिस्टम, बिकॉज 257 km की स्पीड पर चलने वाली 1.6 टन की कार को स्टॉप करना वाज नॉट इजी टास्क। सो दे हैड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम फार्मूला 1 टेक्नोलॉजी। सो निसान इंजीनियर्स इटली के मैन्युफैक्चरर ब्रेम्बो के पास जाते हैं, जो फार्मूला 1 रेसिंग टीम के बड़े सप्लायर थे। सो ब्रेम्बो R34 के लिए एक स्पेशल ब्रेकिंग सिस्टम डेवलप करते हैं, जिसमें ब्रेक डिस्क में डायमंड शेप वेंटिलेशन होल होते हैं, जो एक्सट्रीम ब्रेकिंग कंडीशन में भी ब्रेक्स के टेम्परेचर को डाउन रखते हैं। जिसमें यूज किया जाने वाले हाई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पैड को जर्मनी के चारिट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। बट दिस ब्रेकिंग सिस्टम वाज नॉट इनफ टू स्टॉप द कार। कार के चेसिस की कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए कार को नए टायर्स की जरूरत थी। सो निसान अब दूसरे फार्मूला 1 टायर स्पेशलिस्ट कंपनी ब्रिजस्टोन को कांटेक्ट करते हैं एंड ब्रिजस्टोन R34 के लिए एक स्पेशल टायर को डेवलप करते हैं, जिस टायर का नाम है सुपर पोटेंजा RE040। इस टायर में फैंटास्टिक ट्रैक्शन के साथ एक्सीलेंट कॉर्नरिंग कैरेक्टरिस्टिक भी थे, इससे R34 का ड्राइवर एक्सट्रीम कॉर्नरिंग में भी अपनी कार को कॉन्फिडेंटली चला सकता था। और इस अमेजिंग टायर सेटअप के
साथ ओपन स्पोक डिजाइन भी इंटीग्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक का कूलिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो चुका था। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस वाज सॉर्टेड आउट, निसान इंजीनियर वाज नाउ फेसिंग कंप्लीटली न्यू प्रॉब्लम। अब निसान इंजीनियर्स डायरेक्टली नेचर के लॉज से कम्पीट कर रहे थे। इंजीनियर्स ने कार को ऑप्टिमाइज करके बहुत ही फास्ट बना दिया था, बट द स्पीड इटसेल्फ वाज नाउ बिकमिंग द प्रॉब्लम। एरोडायनेमिक का एक सिंपल लॉ है कि द फास्टर द स्पीड द ग्रेटर द लिफ्ट। एंड निसान R34 इतनी फास्ट थी कि इससे जो लिफ्ट तैयार हो रहा था, इससे कार जमीन से ऊपर उठ रही थी। एंड निसान GTR was meant to be the Godzilla, not the Garuda. So Nissan engineers had to face one problem: how to fly without taking off. So अब टाइम था विंड टनल टेस्टिंग का और बहुत सारी कंप्यूटर सिमुलेशंस का। निसान इंजीनियर्स कार की एरोडायनेमिक्स कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड आफ्टर लॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियर्स कार की डाउन फोर्स को इंक्रीज करने के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला 1 से इंस्पिरेशन लेते हैं। इंजीनियर्स R34 के फ्रंट एंड रियर साइड की कार के अंदर कार्बन फाइबर डिफ्यूजर को इंस्टॉल करते हैं एंड कार के रियर ट्रंक के ऊपर लार्ज फिक्स्ड स्पॉइलर को इंस्टॉल करते हैं, जिससे टॉप स्पीड पर कार के ऊपर इतना डाउनफोर्स जनरेट हो सके जिससे कार हाई स्पीड पर भी स्टेबल रह सके। विद ग्रेट स्पीड कम्स ग्रेट जी फोर्स। निसान इंजीनियर्स ने R34 गॉडजिला को इतना इंप्रूव कर दिया था कि जब कार को टेस्ट करने के वक्त जी फोर्स को रीड किया गया तो पता चला कि R34 की जी फोर्स उस टाइम की रोड कार के लिए एक्सट्रीमली हाई थी, जिससे हाई स्पीड कॉर्नरिंग पर ड्राइवर सीट से ग्रिप को लूज कर देता था। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लेदर फ्रंट सीट को यूज किया जाता है, जिसमें सीट सपोर्टर्स एंड शोल्डर को प्रीवियस जनरेशन R33 के सीट से इनलाज कर दिया जाता है। बट डिजाइनिंग के वक्त ये इंश्योर किया जाता है कि शोल्डर सपोर्टर्स स्टीयरिंग एंड गियर लीवर ऑपरेशन के बीच इंटरफियर ना करे। एंड आफ्टर मेनी टेस्ट राइड विद डिफरेंट सीट डिजाइंस, ओवर टाइम सीट के कुशन की थिकनेस को फाइन ट्यून किया जाता है, जिससे सीट ड्राइवर को हाई स्पीड कॉर्नरिंग पर भी होल्ड कर सके। एंड इतनी सारी इनोवेशन एंड डिजाइनिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ मिस्टर काजुतोशी R34 में रिवोल्यूशनरी फीचर को इंट्रोड्यूस करते हैं। मिस्टर काजुतोशी का मानना था कि अगर मशीन एंड ह्यूमन एक रिदम में काम करे तो कुछ कमाल का हो सकता है। ड्राइवर जिस मशीन को चला रहा है, उस ड्राइवर को उस मशीन के हर मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मिस्टर काजुतोशी R34 को एक मल्टी फंक्शन डिस्प्ले से इक्विप करते हैं, जो ड्राइवर को रियल टाइम परफॉर्मेंस डेटा एंड टेलीमेट्री प्रोवाइड करती है। इस मल्टी फंक्शन डिस्प्ले से ड्राइवर को कार के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जैसे कि बूस्ट प्रेशर, ऑयल प्रेशर, वाटर टेम्परेचर, स्पीड एंड लैप टाइम्स एंड मेनी मोर। और उसके साथ ड्राइवर उस सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता था। विद दिस लास्ट गैजेट, Godzilla was ready to roar. Car was ready for production and finally it was time for choosing the color. Although R34 many colors के ऑप्शन के साथ आने वाला था, बट निसान के चीफ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट तमारा सान की विश थी कि कार के ब्लू कलर को वानगन ब्लू नाम दिया जाए। बट निसान ये आइडिया रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उन दिनों जापान का वानगन हाईवे का नाम वहाँ के सीक्रेट रेसिंग क्लब मिडनाइट क्लब से जुड़ा हुआ था एंड अपनी कार के कलर का नाम वानगन रखकर वो अपने आप को मिडनाइट क्लब से एसोसिएट नहीं करना चाहते थे। सो R34 के ब्लू कलर का नाम वानगन ब्लू से चेंज करके बेसाइड ब्लू रख दिया जाता है। एंड नाउ आफ्टर सो मेनी चैलेंजेस, रिजेक्शंस एंड टेस्टिंग्स, निसान 1999 में दुनिया के सामने नेक्स्ट जनरेशन गॉडजिला को प्रेजेंट करता है। R34 अपने प्रेडेसेसर से हर फील्ड में आगे थी। R34 के रिवोल्यूशनरी राउंडिश एंड एरोडायनेमिक डिजाइन ने सबको अटेंशन ग्रैब कर लिया था। उस टाइम के जेंटलमैन एग्रीमेंट की वजह से R34 के ऑफिशियल रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कार सिर्फ 276 हॉर्स पावर ही प्रोड्यूस कर रही है, और जब लोगों ने अपने आप से कार को टेस्ट किया, सो कार वाज प्रोड्यूसिंग वॉपिंग 332 हॉर्स पावर। R34 ऑन पेपर 2-डोर कूप थी, बट जो प्रैक्टिकलिटी एंड स्पेस ऑफर करती थी, उससे उस टाइम की 4-डोर सेडान को भी आउट कम्पीट कर देती थी। अपने 332 हॉर्स पावर प्रोड्यूसिंग इंजन के साथ कार 100 किलोमीटर की स्पीड 4.6 सेकंड में अचीव कर सकती थी। अपने 252 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ गॉडजिला स्टॉल ऑल द लाइमलाइट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर। कार ऐसी रेसिंग टेक्नोलॉजी से लैस थी जो आज तक की किसी भी प्रोडक्शन कार में नहीं देखी गई थी। R34 ने अपने हेड ऑफ इट्स टाइम टेक्नोलॉजी एंड परफॉर्मेंस के साथ वर्ल्ड वाइड कार लवर्स के दिलों में जगह बना ली थी। एंड 90s में R34 को बेस्ट ऑफ द बेस्ट का टाइटल मिल गया था। कार के इंजन को इतना रिफाइन एंड ट्यूनिंग फ्रेंडली बनाने की वजह से ट्यूनिंग कम्युनिटी में R34 काफी फेमस हो गई थी। ट्यूनर्स कार के इंजन के कुछ कंपोनेंट को चेंज करके बिगर टर्बोस लगाकर उसके स्टॉप हॉर्स पावर से ज्यादा हॉर्स पावर हार्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल में तो R34 के इंजन से 1000 एंड इवन 1600 हॉर्स पावर को भी प्रोड्यूस किया जा चुका था। ऊपर से कार की पॉप कल्चर एंड रेसिंग गेमिंग में अपीयरेंस की वजह से कार को वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। अगर आपने PlayStation 1 में ग्रैंड टूरिज्मो गेम खेला है तो यू नो कि R34 इज द बेस्ट कार टू ड्राइव इन दैट गेम। फास्ट एंड फ्यूरियस में जब पॉल वॉकर अपनी R34 से फर्स्ट रेस को जीतता है तो लोगों के दिल में R34 के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो R34 अमेरिका में अवेलेबल नहीं थी। यूएसए की एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के हिसाब से R34 एमिशन लॉ को फॉलो नहीं करती थी। अगर किसी को R34 को अमेरिका में इंपोर्ट करवाना तो उसको 25 ईयर तक वेट करना पड़ता था। द आइडिया ऑफ एनीथिंग बीइंग अनऑब्टेनेबल एड्स वैल्यू टू इट एंड R34 के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अमेरिका में हाई डिमांड एंड लो सप्लाई होने की वजह से R34 की प्राइस हर साल इंक्रीज हो रही थी। रिसेंटली फास्ट एंड फ्यूरियस 2 में यूज होने वाली R34 कार को ऑक्शन में 11 करोड़ के लिए सेल किया गया, बट इट वाज मूवी कार सो इट मेक्स सेंस टू सेल एट दिस हाई प्राइस। बट रेगुलर R34 आर नॉट डिफरेंट। आज लो माइलेज निसान
R34 की प्राइस 5 से 8 करोड़ तक जा सकती है। और जब ये कार रिलीज हुई थी तब इसकी स्टार्टिंग प्राइस $70,000 थी। This shows कि how legendary this car is. Thanks for watching this video and subscribe my channel for more JDM content like this.